ईयर कोकिल ऑफ व्हीट यानी गेहूं का रोग है। जो गेहूं की फसल होती है उसमें मुख्य रूप से जो स्वस्थ जो स्पाइक होती है या बाली होती है उसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है और एक समान लंबाई में होते हैं, यानी बिल्कुल भरी हुई बाली होगी सीड की। और जो संक्रमित सीड होंगे जिनमें गेहूं में सेहू रोग होगा उसकी जो बाली होगी वो लंबाई में कम व चौड़ाई में ज़्यादा होगी और फूली हुई होगी और इसमें जो सूत्रकृमि से इन्फेक्टेड होगी। जो स्वस्थ सीड होंगे वो कुछ भरे हुए होंगे और जो संक्रमित होंगे वो हल्के कलर के होंगे और ब्लैक कलर के होंगे, यानी उसमें पिट्टिकाएँ दिखाई देगी। जब इसका गेहूं की फसल के जो बीज हैं उनको जब नमक के घोल में यानी 20% नमक के घोल में जब इनको डुबोया जाता है, जो हल्के बीज होंगे वो ऊपर की ओर तैरने लग जाएंगे, यानी वो संक्रमित सीड होंगे, और जो स्वस्थ सीड होंगे वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। ये इसकी पहचान। बाली है उसमें गेगल्स बन जाते हैं इस प्रकार के, या तो खाली रहेगी या सीड जो होंगे वो बिल्कुल संक्रमित दिखाई देंगे। इस प्रकार की बालियाँ दिखाई देती हैं। ईयर कोकिल डिजीज ऑफ व्हीट यानी गेहूं के अंदर एक जो डिजीज़ लगती है सूत्रकृमि और जीवाणु द्वारा, उसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसका नाम है, एक तो है सेहू, गेगल, गमनी और धानक। इन नामों से इसको जाना जाता है। यह जो रोग है ये सूत्रकृमि और जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला मुख्य रोग है। इसका जो जीवाणु है जो रोग उत्पन्न करता है उसका नाम है क्लेवीबैक्टर ट्रेटिसाई और जो सूत्रकृमि है उसका नाम है एग्विना ट्रेटिसाई। यानी इसके जो रोग उत्पन्न करने वाले दो कारक हैं, एक तो जीवाणु है और एक सूत्रकृमि है। जो इसका लोकल नाम है या लोकल भाषा में इसका जो नाम है वो है गेगल, ममनी, धानक, सेहू। ये इसके स्थानीय नाम है। इस रोग से गेहूं में 5 से 30% तक नुकसान हो जाता है, यानी इस डिजीज के कारण गेहूं की जो फसल है उसमें 5 से 30% तक नुकसान होता है। यह रोग भारत के गेहूं उत्पादक सभी स्थानों पर पाया जाता है, यानी जहां पर भी गेहूं का उत्पादन होता है जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन क्षेत्रों में यह रोग सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वप्रथम इस रोग को 1919 में पंजाब में देखा गया, यानी जो यह डिजीज था ईयर कोकिल डिजीज, इसको सर्वप्रथम 1919 में पंजाब राज्य में देखा गया। तो रोग के जो प्रथम लक्षण है यानी प्राथमिक जो सिम्टम्स है वो फसल बिजाई के 25 से 30 दिन बाद जब फसल अंकुरित होती है, यानी जो गेहूं के सीड हैं जब अंकुरित होते हैं, जो नए पौधे दिखाई देते हैं उन पर दिखाई देते हैं, यानी जो नए पौधे निकलेंगे 25 से 30 दिन के होंगे उन पर इस डिजीज़ के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। यह नए पौधों व सीडलिंग स्टेज पर, यानी जो सीडलिंग स्टेज होगी उस पर भरे रहते हैं या बहुत कम ही अंकुरित हो पाते हैं, यानी ये जो सीड होते हैं या तो सीडलिंग स्टेज में दिखाई देंगे यानी जो फुलफिल होंगे इस डिजीज़ के कारण, या जो बीज होंगे इससे संक्रमित होंगे वो अंकुरित ही नहीं हो पाएंगे, यानी बहुत कम अंकुरित होंगे। और जो अंकुरित होते हैं उनका जो आधारीय भाग होता है वो कुछ फूला हुआ दिखाई देता है, यानी जो एक नॉर्मल सीड होना चाहिए वह सीड न होकर एक फूला हुआ सीड होता है, जो सूत्रकृमि की पुट्टिकाएं या सिस्ट कहते हैं। सूत्रकृमि की जो पुट्टिकाएं या सिस्ट होती है उसके कारण फूला हुआ होता है। जो बीज होता है वो अंकुरित हो जाता है तो इससे निकलने वाले पौधे बोने रह जाते हैं, यानी जो दूसरा इसका सिम्टम्स है या तो बीज अंकुरित नहीं होंगे या जो बीज होगा वो फूला हुआ होगा या जो पौधा निकलेगा वो बोना होगा, यानी उसकी जो हाइट है वो नॉर्मल हाइट न होकर थोड़ी कम होगी और लीफ जो होगी वो करली आकार की होगी, यानी मुड़ी हुई होगी अंदर की तरफ, और पौधे की चौड़ाई बढ़ जाती है, यानी जो पौधा लंबाई में बढ़ना चाहिए वो लंबाई में न बढ़कर चौड़ाई में बढ़ता है, तथा प्लांट्स की लीफ में गोल उभरी हुई पिट्टिकाएं या गैल्स दिखाई देती है, यानी जो लीफ होती है पेटल्स की, जो मध्य सिरा होती है लीफ की, उस पर गोल उभरी हुई पट्टिकाएं या गैल्स दिखाई देती है, यानी गोल आकार की उभरी हुई पट्टिकाएं दिखाई देती है। इस रोग में टिलर्स अधिक निकलते हैं, यानी इस रोग के कारण टिलर्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है तथा रोग का प्रभाव स्पाइक निकलते समय अधिक दिखाई देता है, यानी जब बाली निकलती है उस समय इस डिजीज का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। यह स्पाइक मुख्य फसल की अपेक्षा 30 से 40 दिन पहले निकलती है, यानी जो फसल चक्र है, जो फसल 120 दिन की होनी चाहिए उससे यह 40 दिन कम, यानी पहले ही पक जाती है फसल। जो मुख्य फसल 120 दिन की होती है उससे 40 दिन पहले ही इस डिजीज के कारण जल्दी पक जाती है तथा इन्फेक्टेड प्लांट की स्पाइक
लंबाई में छोटी होती है, यानी जो स्पाइक निकलती है जिसका आकार 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए वो न होकर आकार छोटा होता है, वह चौड़ाई अधिक होती है, यानी उस स्पाइक की चौड़ाई होती है वो अधिक होती है। स्पाइक फसल के बाद तक हरी बनी रहती है, यानी जो स्पाइक होती है वो फसल की जो अवस्था होती है उसमें जो पक जाती है उसमें भी हरी बनी रहती है, यानी नीचे से फसल सूख जाएगी लेकिन स्पाइक है वो हरी बनी रहती है। तथा सीड के स्थान पर गेगल्स बन जाते हैं, यानी जो सीड होता है उसके स्थान पर जो गेगल्स बन जाते हैं यानी खाली स्थान रह जाते हैं, या जो बीज बनते हैं वो फूले हुए बनते हैं। इस कोकल्स में सूत्रकृमि पाए जाते हैं, यानी जो बीज होते हैं उनके अंदर सूत्रकृमि पाए जाते हैं, यानी सूत्रकृमि के जो बच्चे होते हैं या अंडे होते हैं वो उसमें मौजूद रहते हैं। रोगी बीज में 1 से 5 तक पुट्टिकाएं या सिस्ट बनती है, यानी जो रोगी सीड होगा उसमें 1 से 5 तक पुट्टिकाएं बनती है जो मुलायम व चमकीली होती है। ये पुट्टिकाएं शुरू में हरे रंग की व बाद में ब्राउन कलर की चेंज हो जाती है। जो पुट्टिकाएं शुरू में है ना वो मुलायम कलर की होती है, फिर वो चमकीली हो जाती है, और पुट्टिकाएं शुरू में हरे रंग के बाद ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है और ब्राउन से फिर ब्लैक में। जब इन पुट्टिकाओं को जल में डालकर देखा जाए, यानी जो सीड होते हैं जिनके अंदर पुट्टिकाएं होती है जब इनको जल में डालेंगे यानी वाटर में जब डालेंगे तो जो इनके सूत्रकृमि के लार्वा या डिंबक होते हैं वो जल में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो महीन पतले व स्पष्ट देखे जा सकते हैं, यानी जो उनका आकार होता है वो बिल्कुल पतले व स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी तैरते हुए जल में दिखाई देते हैं। एटियोलॉजी हेतु की, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है एग्विना ट्रेटिसाई। मॉर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल, जो इसका लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार पूर्ण होता है। सूत्रकृमि के डिंबक, जो सूत्रकृमि के जो डिंबक होते हैं वो बेलनाकार तरकु रूपी होते हैं तथा दोनों सिरों से एक बल्ब या बॉल के समान दिखाई देते हैं, यानी एक बिल्कुल गोल आकार की बल्ब के समान आकृति के दिखाई देते हैं। सूत्रकृमि में एक नलिका पाई जाती है, यानी जो सूत्रकृमि होता है उसमें एक नलिका पाई जाती है जिसे शुकिका कहते हैं, जो खोखली सूल जैसी होती है जिसकी लंबाई 9 से 11 mm होती है। जो इसकी शुकिका होती है उसकी लंबाई होती है वो 9 से 11 mm होती है। सूक या स्टाइलेट का जो कार्य है वो अंडों को तोड़ने का कार्य होता है और परपोषी से भोजन लेने का कार्य भी करती है। इन जो स्टाइलेट होती है वो किसी भी पौधे में जो भोजन को अब्जॉर्व करने का कार्य करती है और दूसरे परपोषी होती है उस पर अपना जीवन यापन करने का कार्य करती है, और जो अंडे होते हैं इनके सूत्रकृमियों को उनको तोड़ने का भी कार्य करती है। सूत्रकृमि में मादा का आकार 3 से 5 mm होता है, यानी जो सूत्रकृमि होता है एक तो उसमें नर होता है और एक मादा होती है। जो मादा होता है उसका आकार 3 से 5 mm होता है और जो नर होता है वो सर्पिलाकार आकृति का होता है, और मादा जो होती है वो थोड़ी फुली हुई और बेलनाकार होती है, और मादा बड़ी होती है और नर का आकार छोटा होता है, और नर हमेशा सर्पिलाकार आकृति में होता है। जो नर की लंबाई है वो 1.5 से 2.5 तक होती है, जो कर्मी रूप में पाया जाता है। सूत्रकृमि के जो अंडे होते हैं उनकी लंबाई 87 mm तक होती है और चौड़ाई 44 mm तक होती है। जो अंडों का लंबाई है वो 87 mm और चौड़ाई है वो 44 mm तक पाई जाती है। द्वितीयक जो अवस्था होती है यानी सेकेंडरी जो स्टेज होती है जो सूत्रकृमि की, वो सर्वाधिक संक्रमण का कार्य करती है, यानी जो सूत्रकृमि होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेज में सिर्फ द्वितीयक अवस्था में होते हैं। यह सूत्रकृमि मृदा अवशेषों व बीज में स्थित रहते हैं, यानी जो सूत्रकृमि होते हैं या तो वो मृदा में अवशेष के रूप में जीवित रहते हैं या बीज के अंदर स्थित रहते हैं। इस सूत्रकृमि का अंकुरण जब फसल अंकुरित होती है उसके 3 दिन के साथ ही हो जाता है, यानी जब फसल का सीड अंकुरित होता है तो उसके साथ साथ यह सूत्रकृमि भी उस लीफ के या स्टेम के सारे ऊपर चढ़ता रहता है, यानी ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। जहाँ वो स्पाइक लगती है उस स्पाइक में जाने के बाद यानी प्रवेश करने के बाद मैच्योर हो जाता है और वहाँ पर सीड के अंदर अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी वहाँ से वो अपना भोजन लेता है। सूत्रकृमि जो मृदा से बाहर था वह 6 दिन में भ्रूण भाग तक पहुँच जाता है, यानी जो सूत्रकृमि मृदा के अंदर स्थित होते हैं वो 6 दिन में, और जो सीड के अंदर स्थित होते हैं वो 3 दिन में उसके साथ बढ़ोतरी करते हैं, और मृदा वाले 6 दिन में भ्रूण के साथ बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देते हैं।
अंकुरित जो वर्धन शिखा होती है यानी जो आगे वाली भड़वार होती है पौधे की, उस पर सूत्रकृमि स्थित होकर ऊपर तक चले जाते हैं। जब पौधा 90 दिन का हो जाता है, यानी टोटल फसल के 120 दिन होते हैं, और जब पौधा 90 दिन का हो जाता है तो यह सूत्रकृमि संक्रमण करने के बाद तीसरी और चौथी स्टेज में चले जाते हैं और पिट्टिकाओं के रूप में स्थित हो जाते हैं, यानी वहाँ पर ये स्थिर हो जाते हैं और मेल व फीमेल क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद नए अंडे मादा उत्पन्न करती है और मादा अंडे उसी सीड के अंदर देती है, और इन अंडों की संख्या 2000 तक होती है उस सीड के अंदर। एक पिट्टिका में 3000 से 30,000 तक अंडे पाए जाते हैं, यानी जो एक पिट्टिका दी जाती है उसके अंदर अंडों की संख्या 3000 से 30,000 तक होती है। यह अंडे 6 से 10 दिन में हैचिंग यानी उनमें जो फूटन यानी सफूटन की क्रिया होती है वो 6 से 10 दिन में हो जाती है और द्वितीयक डिंबक बाहर निकलते हैं, तथा इस प्रकार द्वितीयक डिंबक से दोबारा द्वितीयक डिंबक बनने में 1 साल का समय लगता है। यानी जब द्वितीयक डिंबक बाहर निकलते हैं तो ये डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं और 1 साल तक उस सीड के साथ पड़े रहते हैं। जब सीड को वापस बोया जाता है तो ये वापस अंकुरित हो जाते हैं। यह सूत्रकृमि अपना जीवन 108 से 113 दिन में पूर्ण करता है, यानी जो सूत्रकृमि होता है वो 108 से 113 दिन तक उसमें स्थिर रहता है और 108 से 13 दिन में अपना जीवन पूर्ण कर लेता है। नेक्स्ट है डिजीज साइकिल। इस सूत्रकृमि के डिंबक गेहूं की पिट्टिकाओं में लंबे समय तक जीवित बने रहते हैं, जैसे 28 वर्षों तक शुष्क अवस्था में। यानी जब इस सूत्रकृमि को कोई सीड अगर न मिले तो यह मर्दा में लंबे समय तक 28 वर्षों तक जीवित पड़े रह सकते हैं, या इस सीड को अगर ज़मीन में न लगाएं तो यह उस सीड के अंदर भी 28 वर्षों तक जीवित बने रह सकते हैं। जब इनको थोड़ी सी भी नमी मिलती है तो यह 14 वर्ष और जीवित रह सकते हैं, यानी एक बार अगर सकते हैं यानी यह 42 वर्षों तक जीवित बने रह सकते हैं। जो डॉक्टर वासुदेव और हिरवैनी थे उन्होंने 1950 में गेहूं में तुंदू या पीली वाली विगलन रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई और एग्विना ट्रिटिसाई दोनों की बीच एक अविकल्पी संबंध की खोज की। यानी उनके बारे में जो इस डिजीज़ के बारे में थे सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे वो वासुदेव और हिरवैनी थे, 1950 में बताया था। जो इसका फेयरवेल कंडीशन और इन्वायरमेंट है इस डिजीज़ को फैलने के लिए वो क्या है। जो सूत्रकृमि है वो अंडे अपने नम मौसम में अधिक देती है और रोग भी अधिक फैलता है। यानी यह डिजीज़ है जो सबसे ज़्यादा जब फसल पकने वाली होती है, यानी लगभग मार्च के आसपास या फरवरी का लास्ट वीक, उस समय इस डिजीज़ के जो लक्षण हैं वो सर्वाधिक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो इस डिजीज़ को रोकने के लिए जो रोकथाम की जाती है वो सबसे पहले है बीज सदैव प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए, तथा गेहूं के अवशेष को निकाल देना चाहिए। यानी जो फसल में निराई गुड़ाई करते हैं यानी जो घास फूस निकालते हैं, जो अवशेष होते हैं उनको निकाल देना चाहिए और उसको जला भी देना चाहिए। संक्रमित बीजों को बोने से पूर्व नमक के घोल में उपचारित करना चाहिए। यानी जब भी सीड लगाएं तो उससे पूर्व नमक के घोल में यानी 20% नमक में या सॉल्यूशन में डुबोकर निकालना चाहिए। जो हल्के बीज होते हैं वो ऊपर तैरने लग जाते हैं और जो हैवी सीड होते हैं यानी जो स्वस्थ बीज होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रबंधन का टॉपिक है वो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। यानी हॉट वाटर ट्रीटमेंट है उसमें जब बीज को बुआई के काम में लेते हैं उससे पहले 54 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट तक गर्म जल में उपचारित करते हैं, जिससे कि जो सूत्रकृमि होते हैं या जो पिटिकाएँ होती है, गैल्स होती है, वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है 2 से 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। यानी जब फसल में गेहूं की फसल बो रहे हैं जिस क्षेत्र में, उसमें 2 या 3 वर्ष के लिए सेम फील्ड में सेम क्रॉप नहीं लगानी चाहिए, यानी ग्रेमिनी कुल की फसल अगले वर्ष न लगाएं। नेक्स्ट है गेहूं, जौ और जई की फसल नहीं लगानी चाहिए, तथा सूत्रकृमि के नियंत्रण हेतु नेमागोन वेपाम 8 से 10 kg, यानी जो नेमागोन और वेपाम है वो 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर जल में घोलकर मृदा को उपचारित करना चाहिए। यानी ये जो केमिकल हैं ये नेमेटिसाइड हैं, इनकी 8 से 10 kg मात्रा जल में घोलकर मृदा को उपचारित करना चाहिए, जिससे सूत्रकृमि की मृत्यु हो जाए।
या रोग रोधी किस्में जैसे सोनारा 63 और 64 व लरमा रोजा को बुआई में प्रयोग करना चाहिए। थैंक्स।